तो बहुत ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होती हैं। और ये वेव्स जो हैं बहुत ज्यादा एनर्जी, पावर और स्पीड से कोस्टल एरियाज जो है इनकी तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। और ये सुनामी, ये जो वेव्स हैं, अपने साथ में जो डेब्रिस, मतलब जो मलबा, जो वेस्ट वगैरह होती हैं, चाहे वो पेड़ टूटे, उखड़े हुए पेड़ हो, या फिर मकान हो, पत्थर वगैरह हो, ये सब कचरा मलबा जो अपने साथ में ये वेव्स लेकर के आती हैं। और जब ये डेब्रिस या वेस्ट उसके रास्ते में आने वाले किसी और दूसरी चीज से टकराता है, तो ये टोटली उसको क्या कर देता है, टोटल उसको खत्म कर देता है। चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी चीज हो। क्योंकि एक तो मलबा जो है, डेब्रिस जो है, वो उसका मास बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये जो वेव्स हैं ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी और एनर्जी के साथ उसको आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट होता है, टकराने के बाद में जो इम्पैक्ट होता है, वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। पहले सुनामी को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, पर आजकल जिस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी हो रही है, साइंस टेक्नोलॉजी जितना मॉडिफाई हो चुकी है, आज हम लोग इस कंडीशंस में हैं कि ओशियन में या फिर जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां सुनामी आने के कितने चांसेस हैं, या कितने समय में सुनामी आ सकती है, ये सब हम लोग जो है पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, इन्होंने गुजरात में धोलावीरा, धोलावीरा नाम से गुजरात में एक जगह है, वहां इन्होंने खोज की है। इन्होंने पाया कि धोलावीरा नाम का जो शहर था, जो पोर्ट था, पूरा जो पोर्ट था, वो जमीन के नीचे जो है, जमीन के नीचे दब गया था। और जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, उससे भी ये चीज पता लगती है कि जो पोर्ट्स वगैरह है, हड़प्पा का जो पोर्ट वगैरह है, 1500 साल पहले जमीन के नीचे दब गया था। और ये जो दबा था, ये जरूर सुनामी या फिर किसी बहुत बड़े साइक्लोन, तूफान की वजह से खत्म हुआ था और जमीन में दब गया था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो घर वगैरह जो पाए गए हैं, उनकी जो दीवार है, उनकी जो वॉल्स हैं, उनकी जो थिकनेस है 14 to 80 मीटर्स पाई गई है। बहुत ज्यादा मोटी मोटी दीवारें। इतनी ज्यादा मोटी दीवारें सिर्फ और सिर्फ किसी नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए तैयार की जा सकती हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस समय भी साइक्लोन या फिर सुनामी जो है उसका खतरा रहा होगा, क्योंकि जो सिविलाइजेशंस होते हैं वो कोस्टल एरियाज पे ही होते हैं, चाहे समुद्र के किनारे हो या फिर वो किसी नदी के किनारे हो। क्योंकि ये जो रिवर वाटर या ओशनिक वाटर होता है, ये फूड, खाना, वाटर, पानी, या ट्रेवलिंग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बहुत ज्यादा और बहुत सस्ता और बहुत आसान सा जो है तरीका होता है। तो इस वजह से ज्यादातर जो सिविलाइजेशन है वो कोस्टल एरियाज में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मकान वगैरह पाए गए हैं जिनकी दीवारें 14 to 18 मीटर्स जो है गहरी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ये प्रूव करती हैं कि उस समय भी सुनामी या फिर जो भयंकर बहुत तगड़े साइक्लोन्स होते हैं, ये उस समय जरूर आते रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बच्चों कर लिए इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस, जिन्हें आप कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। दूसरे हम लोग एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस करने जा रहे हैं, जिन्हें डेस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो है कहा जा सकता है। डेस्ट्रक्टिव फोर्सेस का मतलब यह है कि ये फोर्सेस जो हैं हर चीज को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। मतलब बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ करके छोटी छोटी पार्ट्स में, पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस हैं,
इन्हें हम लोग दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जो है वो तो होगा वेदरिंग। वेदरिंग जो है बहुत स्लोली, बहुत धीमी रफ्तार से होने वाला प्रोसेस है, जिसको हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है वो होगा आपका इरोजन फोर्सेस। इरोजन फोर्स वेदरिंग के मुकाबले फास्टर रेट से होता है। और इरोजन जो है ये तभी हो सकता है जब वेदरिंग हो जाए। जैसा आपने पढ़ा होगा कि भाई वेदरिंग जो है उसी की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में विंड हो, ग्लेशियर्स हो, या फिर आपका वाटर हो, इन सभी की वजह से सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर जाती है, इरोजन हो जाता है उसका। पर ये तभी तो होगा जब सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो पहले इसी वजह से हम लोग वेदरिंग फोर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है इरोजन फोर्सेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग फोर्सेस। वेदरिंग फोर्सेस जो हैं वो काम करते हैं ब्रेकिंग, तोड़ना, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉक्स। बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं इनको तोड़ करके, नेस्त नाबूद करके, एकदम खत्म करके, बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना जो है, ये वेदरिंग फोर्सेस का काम है। वेदरिंग फोर्सेस जो हैं कैसे काम करते हैं, सोर्स क्या है इनकी हम लोग बात करें तो हमारी अर्थ पर कोई भी काम हो रहा हो, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोर्स जो है वो सन, सूरज जो है उसे माना गया है। सूरज की वजह से गर्मी, बारिश, हवा, तापमान, टेम्परेचर, मतलब बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनन जो है वो सन की वजह से होते हैं। दिन में क्या होता है, सूरज की गर्मी की वजह से ये जो रॉक्स हैं ये एक्सपेंड करती हैं, और रात में जब ठंडक होती है तो ये रॉक्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। ऐसा कंटिन्यूसली बहुत सालों तक चलता रहता है। तो लगातार रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, इसकी वजह से जो फोर्सेस रॉक्स के पार्टिकल्स को जोड़े रखते हैं, ये फोर्सेस वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और अब ये पार्टिकल्स को होल्ड करके नहीं रख पाते, जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स, वो धीमे धीमे करके क्या हो जाती हैं, उनमें दरार आ जाती है और वो टूट जाते हैं। तो एक तरीका वेदरिंग का ये हो सकता है। दूसरा तरीका वेदरिंग का है रेनफॉल। ये जो मैंने बात की कि लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होने की वजह से रॉक्स के अंदर जो है दरार आ जाती है। अब जब बारिश होती है तो ये जो छोटे छोटे जो दरार, जो रिज पैदा हुए हैं, इनके अंदर पानी भर जाता है, इनमें पानी भर जाता है। और जब सर्दियां आती हैं, टेम्परेचर कम होता है, तो ये पानी जो है बच्चों ये क्या होने लगता है, ये जमने लग जाता है, और ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आइस में कन्वर्ट होगा तो सीधी सी बात है, रॉक के अंदर जहां पर ये आइस मौजूद है वहां बहुत ठंड हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होने लगेगी रॉक। और जब गर्मियां आएंगी या टेम्परेचर बढ़ेगा दिन में, तो ये पानी जो है, आइस जो है वो मेल्ट होगी। मेल्ट होगी तो ये एक्सपेंड करेगी, गर्म होगी। तो जिसकी वजह से एक्सपेंड और कॉन्ट्रेक्शन का जो रॉक का जो काम है, अब वो ज्यादा स्पीड से होने लग जाता है। तो रॉक्स के ब्रेकिंग का या वेदरिंग का ये एक और जो है हो सकता है कारण। इसके अलावा जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के साथ उड़ते हुए जा आते हैं और आकर के इन रॉक से टकराने लगते हैं, इनकी सरफेस से टकराते हैं, फ्रिक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से इन रॉक्स का कोरोजन, मतलब ये जो रॉक्स हैं इनकी सरफेस घिसना चल शुरू हो जाती है। और जब ये रॉक्स बहुत लंबे समय तक इस तरीके से घिसते हैं तो इनका साइज जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि इनकी सरफेस के पार्टिकल्स जो हैं अब वो रॉक से अलग होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली एयर के साथ में जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है ये रॉक्स की सरफेस से लगातार जो है कोलाइड करते हैं, टकराते जाते हैं। इसके अलावा
ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा समय लेता है। इस वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत स्लोली स्लोली देखने को मिलता है। अगर कल को क्वेश्चन आए कि डेजर्ट जो होते हैं उनके अंदर रॉक्स, चट्टाने जो हैं वो देखने को नहीं मिलती, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि डेजर्ट में एक तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, दिन जितने ज्यादा गर्म होते हैं रात जो है वो उतनी ही ज्यादा ठंडी भी होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होने की वजह से वहां पर जो रॉक्स होती हैं वो वेदरिंग प्रोसेस को शो करती हैं और सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा डेजर्ट एरिया के अंदर अनइवन हीटिंग की वजह से विंड्स जो है वो भी बहुत ज्यादा फ्लो करती है, और डस्ट पार्टिकल जो है वो भी क्या करते हैं, जो रॉक की सरफेस है उसे कोरोड कर देते हैं, उसे घिस देते हैं। तो इस वजह से वहां पर रॉक्स देखी नहीं जाती, क्योंकि वो वेदरिंग प्रोसेस की वजह से सारी रॉक्स जो होती है वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है और क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेजर्ट एरिया में कोई रॉक देखने को क्यों नहीं मिलती। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि वेदरिंग को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, वेदरिंग को हेल्प करते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलाइसिस, कंटिन्यूसली जो रॉक सॉल्ट का बना होता है रॉक, कंटिन्यूसली पानी जब उस पर गिरता है तो वो जो रॉक्स के जो सॉल्ट्स हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू कर देते हैं। भाई जो रॉक है वो सॉल्ट का बना है, और सॉल्ट ही अगर घुल जाएगा पानी में तो सीधी सी बात है रॉक जो है वो भी धीमे धीमे करके डस्ट होने लगेगी। तो ये सारे केमिकल प्रोसेस जो है ये भी वेदरिंग में हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा बहुत से बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं, जैसे कि प्लांट्स, जब बड़े बड़े प्लांट्स चट्टानों के आसपास ग्रो करते हैं तो उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें जो हैं, वो उन चट्टानों के अंदर भी एंटर कर जाती हैं, रॉक्स के अंदर। और जैसे जैसे रूट ब्रॉड होती है, बड़ी होती जाती है, वो फोर्स और प्रेशर डालती है चट्टानों के अंदर, और चट्टान जो बड़े बड़े रॉक्स हैं ये बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। एनिमल्स, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि इन रॉक्स के आसपास या रॉक्स के अंदर नीचे खड्डा खोद करके उसके अंदर रहना प्रेफर करते हैं। तो ये भी जब ये काम करते हैं तो रॉक्स वगैरह जो है कमजोर हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ऊपर से नीचे गिर जाती हैं, लुढ़क जाती हैं, टकराने की वजह से इनकी भी वेदरिंग काफी आसानी से हो जाती है। इसके अलावा ह्यूमंस, हमें पता है कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, घर वगैरह कुछ भी आप बनाए तो उसके लिए आपको पत्थर वगैरह चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों के पास में मशीन्स हैं, हम लोगों के पास में एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक बॉम्ब वगैरह हैं, जिनके धमाके से हम लोग बड़े बड़े पहाड़ों को भी क्या कर देते हैं, आसानी से तोड़ देते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं वेदरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। वेदरिंग से सॉइल बनती है, और सॉइल जो है जैसा हमें पता है एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सॉइल वेदरिंग से रॉक से बनी है, रॉक्स के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं रॉक के अंदर, उतनी ही क्वांटिटी में सॉइल में भी मौजूद होंगे। तो डिपेंड आपका एग्रीकल्चर फील्ड जो है, आपका एग्रीकल्चर फील्ड, उसमें आप कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हो, कितना आपको यील्ड मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है जो क्रॉप है उसके नरिशमेंट के लिए। और उसका जो नरिशमेंट है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो सॉइल है वो कैसी है, उस सॉइल के अंदर मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट, क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है, किस तरीके की है। और ये सब कुछ बच्चों वेदरिंग की वजह से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस या एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस के अंदर सबसे पहला वेदरिंग फोर्स को पढ़ा। दूसरा है एरोजन। दूसरा है एरोजन। ये इरोजन, इरोजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। ये इरोजन बच्चों वाटर, विंड एंड आइस, बर्फ, इनकी वजह से, तीन चीजों की वजह से इरोजन होता है। ये वाटर, विंड या आइस बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ फ्लो करते हैं, और इनके रास्ते में कोई भी चीज अगर आती है तो ये उसको अपने साथ ही फ्लो करके ले जाते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ वेदरिंग का नहीं है कि भाई ये हेल्पफुल भी थे वेदरिंग के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए,
पर जो सॉइल बन गई है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इनका काम है। तो ये वेदरिंग करते हैं, सबसे पहले वेदरिंग की वजह से फिर जो सॉइल बनती है उस सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं और उसका इरोजन कर देते हैं। सॉइल इरोजन आप सभी ने अपने सोशल साइंस में बिल्कुल पढ़ा होगा, कॉजेस पढ़े होंगे, इसका क्या हमारे ऊपर बुरा असर होता है और इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब आपने आई होप सोशल साइंस में पढ़े होंगे। बात करें विंड या पावर ऑफ विंड की। देखो विंड क्या है? विंड है ब्लोइंग एयर, बहती हुई हवा को हम लोग कहते हैं विंड। विंड स्टेबल नहीं है, रुकी नहीं रहती है, ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। और जो विंड की स्पीड है उसकी वजह से वेदरिंग अफेक्ट होती है। विंड की जितनी ज्यादा स्पीड होगी, वेदरिंग के होने की स्पीड भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम लोग बात करें नेचर के अंदर, सूरज की वजह से सारे काम होते हैं, जो कि एक स्टार है, सन एक स्टार है। इसकी एनर्जी जो है, सूरज की रोशनी, गर्मी, जो भी है एनर्जी जो है, वो हमारी अर्थ तक आती है। अर्थ की सरफेस पर टकरा करके ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ अमाउंट की एनर्जी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसका इस्तेमाल हमारी अर्थ या अर्थ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो करते हैं। और ये बहुत कम अमाउंट की एनर्जी होती है जो ट्रैप हो पाती है, और इस बहुत कम अमाउंट की एनर्जी जो है ये काफी सफिशिएंट है अर्थ पर होने वाले सारे प्रोसेसेस के लिए, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। तो कहने का मतलब ये, सूरज की वजह से हमारी अर्थ को क्या मिली, गर्मी मिली। अब ये जो एनर्जी होती है, जो हीट है सन की, वो हर जगह पर बराबर नहीं मिलती। कहीं पर ज्यादा मिलती है तो वो हिस्सा जो है ज्यादा गर्म हो जाता है, कहीं पर कम मिलती है तो वो हिस्सा कम गर्म होता है, मतलब दूसरे के मुकाबले ठंडा है। एक हिस्सा ज्यादा गर्म है तो वो हमारे लिए गर्म है, और दूसरा अगर कम गर्म है तो वो हमारे लिए क्या है, उसके मुकाबले ठंडा। तो जब जहां एरिया ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस एरिया के आसपास या एरिया के ऊपर जो भी एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से, जल्दी से कमेंट बताओ, कमेंट करके बताओ, गर्म होने की वजह से उस एयर की डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज कर जाएगी। अगर कोई एरिया ज्यादा गर्म हो गया है तो उस एरिया के ऊपर जो एयर है उसकी डेंसिटी पर क्या असर होगा? उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी या उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी? ठीक है, बच्चों का कमेंट आया है और सही जवाब है बच्चों आप लोगों का कि डिक्रीज हो कर जाएगी। जैसे ही डेंसिटी एयर की डिक्रीज करेगी तो जो एयर है वो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्के होने पर ये एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और ऊपर चली जाती है। जब ये एयर ऊपर चली जाती है तो वहां उस एरिया में एयर की हो जाती है कमी। और अगर बच्चों एयर की कमी हो गई तो सीधी सी बात है, एयर का प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। और जबकि जो दूसरा हिस्सा है जहां इतनी ज्यादा हीट, गर्मी मिली नहीं है, वो हिस्सा पहले के मुकाबले क्या है, ठंडा है। तो वहां पर जो एयर होगी उसकी डेंसिटी पहले हिस्से के मुकाबले होगी ज्यादा। ये एयर डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये एयर जो है वो भारी होगी। एयर अगर भारी होगी, हैवियर होगी, तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब एक हिस्से में तो एयर का प्रेशर घट गया और दूसरे हिस्से में उसके मुकाबले एयर का प्रेशर बढ़ गया। तो नेचर अपने आप को बैलेंस करता है। तो अब ये एयर जो प्रेशर में जो अंतर आया है इसको बैलेंस किया जाएगा, जिसके लिए एयर जो डेंसर है, जो भारी है, हैवियर है, वो उस तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है जहां एयर लाइटर हो गई है। तो इस वजह से ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ जो है हवा, एयर जो है वो
फ्लो करना शुरू कर देती है, और इसी ब्लोइंग विंड को हम लोग, ब्लोइंग एयर को हम लोग जो है नाम दे देते हैं विंड। विंड की स्पीड इस चीज पर डिपेंड करती है कि अनइवन हीटिंग जो है सन की वो कितनी ज्यादा है, प्रेशर, एयर प्रेशर के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा, विंड की स्पीड जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। ये जो प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से विंड फ्लो करती है, इसकी हेल्प से पहले जो सेलर्स होते थे वो सेल किया करते थे। नाव वगैरह जो है वो एयर या विंड जो है उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है पहले चलाई जाती थी। आपने अगर नोटिस किया हो तो, अगर एक ईयर को हम लोग दो हिस्सों में बांट दे, दो सीजन्स में बांट दे, समर और विंटर्स, तो जब हम लोग समर्स की बात करते हैं तो 6 महीनों तक हवा जो है, एयर जो है, वो ओशियन से, वाटर मास से, वाटर बॉडी से लैंड मास की तरफ चलती है, जिसकी वजह से मॉनसून विंड्स, मॉनसून आता है, जो ओशियनिक वाटर है वहां पर से जब वाटर वेपर बनता है, क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, तो ये बादल उस एयर के साथ बहते हुए लैंड मास की तरफ चले आते हैं, और इस तरीके से मॉनसून विंड्स अपने साथ में क्लाउड्स लाती हैं और फिर बारिश होती है। फिर ये सीजन खत्म होता है, मतलब 6 महीने बाद में वो काम उल्टा हो जाता है। अब जो हवा है वो लैंड मास से वाटर मास की तरफ क्या करने लग जाती है, मूव करना शुरू कर देती है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कि भाई अगर पहले गर्मियों में हवा पानी से, वाटर मास से लैंड मास की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब वाटर मास के ऊपर जो एयर है वो तो आपकी क्या है, डेंसर है, हैवियर है, और जो लैंड मास के ऊपर जो एयर है वो लाइटर है। पर आफ्टर 6 मंथ जब सर्दियां आती हैं तो ये काम उल्टा हो जाता है। तब इसका मतलब यह है कि लैंड मास के ऊपर जो एयर है वो तो डेंसर हो जाती है, और जो वाटर मास के ऊपर एयर है वो हो जाती है लाइटर। तो इस तरीके से जो है मॉनसून विंड्स आती हैं, और 6 महीनों के बाद में जो डायरेक्शन है इन विंड्स की वो जो है वो चेंज हो जाती है। इररेगुलर विंड्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरली कोस्टल एरियाज में जो विंड की वेलोसिटी है वो सेम नहीं रहती, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम। जहां पर सेम रहती है वहां पूरे साल विंड सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में मूव करती है। पर कोस्टल एरियाज में एयर प्रेशर जो है कभी कांस्टेंट, एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। और इस घटने, अनइवनली घटने बढ़ने की वजह से विंड्स की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से एक नेचुरल कैलेमिटी, साइक्लोन जो है वो जन्म लेता है। साइक्लोन के अंदर जो विंड है वो स्ट्रेट, एक सीधी डायरेक्शन में मूव ना करके एक सर्कुलर पाथ जो है उसे फॉलो करती है, एक सर्कल में लगातार गोल 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 घूमती है। साइक्लोन एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही जनरेट होता है, और ये जो साइक्लोन है इसका डायामीटर 400 से 3000 किलोमीटर तक हो सकता है, बहुत ज्यादा। हालांकि ये आता कोस्टल एरियाज या उसके आसपास ही है, क्योंकि वहीं पर इतना ज्यादा एयर प्रेशर में अंतर आ सकता है। पर इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा हो सकती है। आपने बिल्कुल सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में भी तूफान आया था, इंडिया में भी आते हैं, ठीक है, और कोस्टल एरियाज में ही ज्यादा आते हैं। साइक्लोन्स कभी कभी अपने साथ में बहुत सारी क्लाउड्स लाते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज बारिश होती है, बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टॉर्म। बवंडर जो है हम लोग जिसे कहते हैं, जब बिजली भी कड़कती है, थंडरिंग होती है, साइक्लोन आता है, हैवी रेनफॉल होती है, जिसमें
छोटे मोटे मकान, पेड़ पौधे जो होते हैं ये सब के सब उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का डैमेज काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इरेगुलर विंड्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइक्लोन। हाइड्रो पावर, पानी की जो ताकत है अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये जो रिवर्स हैं ये माउंटेन्स वगैरह जो हैं इनके एंड से शुरू होकर के सी तक पहुंचती हैं, और इसके बीच में छोटे मोटे डेल्टास वैलीज वगैरह जो है, ये जो रिवर वाटर होता है ये कंस्ट्रक्ट करता हुआ चला जाता है। और हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जा रहा है, ऊंचाई से जो है नीचे गहराई की तरफ वाटर जो फ्लो करता है, और इस दौरान ये काफी सारे अच्छी चीजें भी हमें मिलती हैं और काफी कुछ केसेस में थोड़ा नुकसान भी होता है। वैदिक सिविलाइजेशन अगर हम लोग देखें तो वो जो हमारी सरस्वती नदी है उसके किनारे पर जो है बसाया गया था, और सरस्वती नदी जो है फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, जिसकी वजह से जो वैदिक सिविलाइजेशन था उसे भी अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा, दूसरी जगह सिविलाइजेशन देखा गया। हालांकि सरस्वती नदी जो है उसका एग्जिस्टेंस जो है अब तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि कहां से अराइज हो रही थी एक्चुअल में। और इसके अलावा गंगा, यमुना और चंबल, इन नदियों के बारे में हमने सुना होगा जो कि पूरे साल पूरे 12 महीने फ्लो करती हैं। ये अपने साथ में पानी के साथ साथ मिट्टी, सिल्ट आपने नाम सुना होगा, सोशल साइंस में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा ह्यूमस रिच सॉइल होती है, ये भी अपने साथ में क्या करती है, फ्लो करके ले आती है, जिससे इरिगेशन पर्पस तो हमारा सॉल्व होता है, पानी हमें मिलता है। इसके अलावा मिट्टी जो है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, वो भी हम लोगों को मिल जाती है। यही कारण है कि हम लोग जो है इंडियंस, हम जो हिंदुस्तानी लोग जो है, ये नदियों को भी माँ, गंगा मैया कह करके, यमुना मैया कह करके, सरस्वती मैया कह करके इन्हें हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, हमारे पास करने के लिए अभी दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक है ग्लेशियर्स और एक है ओशियनिक करंट्स। जो हाई एल्टीट्यूड पर जो ठंडी जगह होती हैं वहां बारिश नहीं होती, क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना कम है कि ये जो पानी की बूंदे होती हैं जम जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर के ये स्नो, बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां स्नोफॉल होता है। बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल की वजह से बर्फ जमती चली जाती है और जमकर के बहुत ज्यादा हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत बड़े मास में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं ग्लेशियर्स। जब ये ग्लेशियर किसी भी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू करते हैं, स्लिप करना शुरू करते हैं, तो इनका इतना ज्यादा बड़ा साइज मास होता है कि इनके रास्ते में कोई घर, पेड़ पौधे या छोटे मोटे पहाड़ भी आ जाएं तो ये उन्हें भी क्या कर देते हैं, ये उन्हें भी डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो जमी हुई जो बर्फ है, इनके पिघलने की वजह से हमारे जो रिवर्स हैं उनके अंदर 12 महीने जो है वो पानी रहता है। पर जैसा कि हमें पता है, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब की वजह से कंटिन्यूअसली अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जो है नाम देते हैं। तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं, एक तो इनका फॉर्मेशन कम होता जा रहा है, दूसरा जो जमे हुए बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं ये कंटिन्यूअसली पिघलते चले जा रहे हैं, मेल्ट होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो वाटर है वो भी फ्लो करना शुरू कर दिया है, और वो वाटर सीधा बह करके कहाँ जाता है, ओशियन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ओशियनिक वाटर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ओशियनिक वाटर जब बढ़ रहा है तो जो कोस्टल एरियाज हैं उनके डूबने का खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना है, द्वारका सिटी, द्वारका सिटी कोस्टल एरिया पर ही है और कई बार ये समुद्र में डूब चुकी है, तो उसे फिर से बनाया जाता है। और जो एक्चुअल जो सबसे पुरानी जो द्वारका सिटी है वो ओशियन के अंदर ही समा चुकी है,
और वो उसका कारण ये ग्लोबल वार्मिंग ही है। ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से इनका पानी बहता हुआ अल्टीमेटली ओशन में चला जाता है। तो ओशन के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज जो है वो क्या करते जा रहे हैं, वो डूबते चले जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट हेडिंग है अपने चैप्टर की, ओशियनिक करंट्स। देखो ओशियनिक करंट्स क्या है। हीटिंग जो है सन की ओशियंस में भी अनइवन होती है, हर जगह पर सेम हीट जो है नहीं मिलती। तो कहीं पर पानी गर्म हो जाता है, कहीं पर पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। और इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ठंडी जगह से पानी फ्लो करता हुआ गर्म पानी की तरफ चला आता है, और इसकी वजह से कंटिन्यूअसली वाटर मूव करता है, जिसकी वजह से वेव्स वगैरह जनरेट होती हैं। इसी फ्लोइंग वाटर को, वेव्स को हम लोग जो है नाम देते हैं ओशियनिक करंट्स। ये ओशियनिक करंट की हेल्प से ही ट्रेवलिंग, वाटर के थ्रू जो ट्रेवलिंग है वो पॉसिबल हो पाती है। इसके अलावा जो वेव्स क्रिएट होती हैं ओशियनिक करंट की वजह से, और साथ में कोई वॉल्केनो इरप्ट कर जाए या फिर कोई अर्थक्वेक या सुनामी आ जाए, तो इस केस में ये ओशियनिक करंट जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस ह्यूज वेव्स का रूप ले लेता है, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक और खतरनाक भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में आएगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे और बोर्ड में भी आ सकता है, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ओशियनिक करंट। तो याद रहे ओशियनिक करंट का कॉज डिफरेंस इन एल्टीट्यूड, हाइट में अंतर नहीं है कि कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा ना। जो इसका कारण है वो है टेम्परेचर और डेंसिटी के अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये एल्टीट्यूड वाला रीजन जो है वो हम लोगों को नहीं लिखना है। ओशियनिक करंट्स ट्रेवलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हुए। इसके अलावा जब चांद, मून या फिर सन एक ही लाइन में आ जाते हैं, अर्थ के काफी नजदीक आते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पावर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस केस में वेव्स हाई, बहुत काफी राइज कर जाती है, ऊंची उठ जाती हैं, जिन्हें हम लोग हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स जो है ये नाम दे देते हैं। तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स का रीजन भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। इसका रीजन क्या होता है, जब ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का चेंज हो जाए, और वो चेंज क्यों होता है, जब मून या सन जो है हमारे अर्थ सरफेस के काफी नजदीक आ जाते हैं, तब हाई टाइड्स और लो टाइड जो है वो जनरेट होते हैं। इसके अलावा चैप्टर के लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि बताता है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी अब कितनी मॉडर्न हो चुकी है, पर कुछ सालों पहले हम लोग जो है हर चीज का जवाब अपने वेद पुराणों में ढूंढते थे। हमारे जो मिथ, जो कहानियां हैं जो हमने सुनते आए हैं, वो हम लोग जो है हर चीज के जवाब के लिए देते थे। जैसे कि अगर कोई बच्चा अपने पिता से पूछता है कि ये जो हवा है ये कैसे बहती है, तो फादर अपने बच्चों को कहता है कि वरुण देवता जो है, वायु देवता जो है, ये रेस्पॉन्सिबल है हवा के फ्लो करने के लिए। इसी तरीके से हमने हर चीज का देवता बना रखा है, सूर्य देवता हो, है ना, गरुड़ देवता हो, शनि देव हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हमें पता है। तो पहले जो है इस चीज को हम लोग रेफरेंस के तौर पर लेते थे, ये जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें साइंस भी अप्रूव करता है। जैसे कि आपने ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार या पोल स्टार के नाम से आपने सुना होगा, जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। कहानी है कि जो महात्मा ध्रुव थे, उन्हें वरदान प्राप्त था कि सभी जो है वो सभी की नजर में हमेशा रहेंगे, तो इस वजह से उन्हें ध्रुव तारा बना दिया गया। ये कहानी है, और उस कहानी के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। और जैसा हमें पता है कि जो नॉर्थ पोल है वो अपनी पोजीशन, नॉर्थ पोल क्या, पोल स्टार जो है या नॉर्थ स्टार, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर जो है आपका ओवर हो जाता है। अब हमारे सिलेबस में करने के लिए ज्यादा चैप्टर्स बचे नहीं हैं, और आप लोग जो है बच्चों रेगुलर क्लासेस को अटेंड कीजिए। आपके नियर बाय में हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन जो है, एग्जाम्स वगैरह वो कंडक्ट हो जाए, तो आप लोग रेगुलरली क्लासेस को लीजिए। चलिए आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में